भारतीय इतिहास की विशाल और जटिल कहानी पर आज की हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक लेख है, उपमहाद्वीप का इतिहास, भारत के 3 युग, जो हजारों सालों के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन हिस्सों को जानना नहीं, बल्कि इस ढांचे को ही समझना है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। हम देखेंगे कि हर दौर को क्या चीज खास बनाती है, कैसे एक दौर दूसरे में बदला, और ये भी कि क्या इतिहास को वाकई ऐसे साफ सुथरे बक्सों में बांटा भी जा सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3 अवधि वाला मॉडल आखिर है क्या, मतलब इसे बनाया क्यों गया? देखिए, ये इतिहास को समझने का एक फ्रेमवर्क है, एक तरह का नक्शा कह सकते हैं। अच्छा। मोटे तौर पर इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्राचीन काल, जो प्रागैतिहासिक काल से लगभग 600 ईस्वी तक है। फिर मध्यकाल, जो लगभग 600 ईस्वी से 1526 तक। और फिर आधुनिक काल। हाँ, और आधुनिक काल जो 1526 से आज तक का समय है। हर दौर की अपनी एक अलग राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बताई जाती है। ये बस चीजों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। हालांकि इतिहास खुद इतना व्यवस्थित नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। जब हम इतने पुराने समय की बात करते हैं तो हम असल में कहाँ से शुरू कर रहे हैं? दिमाग में तो बस खंडहर और पुरानी मूर्तियां आती हैं। शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, लगभग 3300 ईसा पूर्व। और ये सिर्फ खंडहर नहीं थे। अच्छा। कमाल की बात यह है कि उस जमाने में उनके शहर आज के चंडीगढ़ जैसे ग्रिड पैटर्न पर बने कर थे। रहे हैं? हाँ, सड़कें 90 डिग्री पर कटती थीं और हर घर में अपना बाथरूम और एक जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब उस जमाने में इतनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, और फिर इस महान सभ्यता का क्या हुआ? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इसके पतन के बाद आया वैदिक काल, लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व, जहां से हमें वेद मिले। बिल्कुल। यहाँ हमें लिखित स्रोत मिलते हैं, वेद। और ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये उस समाज का एक तरह का सॉफ्टवेयर थे जो बताता था कि समाज चलेगा कैसे। और यहीं से वर्ण व्यवस्था, जिसे बाद में जाति व्यवस्था के रूप में जाना गया, उसकी नींव पड़ी। समाज को काम के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाने लगा। लेकिन अगर वैदिक परंपरा इतनी मजबूत थी, तो फिर बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार इतनी तेजी से क्यों फैले? मतलब क्या समाज में कोई ऐसी बेचैनी थी? बहुत अच्छा सवाल है। असल में वैदिक काल के अंत तक जो कर्मकांड और यज्ञ थे, वो बहुत जटिल और महंगे हो गए थे। अच्छा। तो बौद्ध और जैन धर्म ने एक सरल, ज्यादा व्यक्तिगत और नैतिक रास्ता दिखाया। उन्होंने अहिंसा और त्याग पर जोर दिया, जो उस दौर के कई लोगों को, खासकर व्यापारी वर्ग को, बहुत आकर्षक लगा। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति थी। हाँ, कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक क्रांति। और फिर इस आध्यात्मिक क्रांति के बाद एक राजनीतिक क्रांति हुई। बड़े साम्राज्यों का उदय, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। बिल्कुल। मतलब छोटे छोटे राज्यों से निकलकर एक एकीकृत शक्ति बनने का दौर। हाँ, मौर्य साम्राज्य मतलब 322 ईसा पूर्व के आसपास, और खासकर सम्राट अशोक के अधीन, उसने उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को पहली बार राजनीतिक रूप से एक किया। लेकिन मौर्यों का कमाल सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि इतने बड़े अलग अलग संस्कृतियों वाले इलाके को एक साथ चलाना था। अशोक का धम्म कोई धार्मिक मिशन ही नहीं था, बल्कि वो एक तरह का सुपर ग्लू था। सुपर ग्लू? हाँ, मतलब एक नैतिक कोड जो एक तमिल व्यापारी और एक पाटलिपुत्र के दरबारी दोनों को यह महसूस करा सकता था कि वो एक ही साम्राज्य का हिस्सा है। और फिर मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग तो एक बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि राजा बहुत अमीर थे? नहीं नहीं, अमीरी से कहीं ज्यादा। ये विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में अद्भुत प्रगति का समय था। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, उस दौर में एक स्थिर समाज था, जहां विचारकों और कलाकारों को खुलकर काम करने की आजादी थी। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और शून्य। और सबसे बड़ी खोज, शून्य की अवधारणा, यहीं विकसित हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये कुछ नहीं को एक मान देने का एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। तो गुप्त काल में एक केंद्रीय शक्ति ने कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। लेकिन जब वो शक्ति कमजोर हुई, तो क्या वो सारी बौद्धिक ऊर्जा खत्म हो गई, या उसने बस अपना रूप बदल लिया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऊर्जा खत्म नहीं हुई, वो बिखर गई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर से कई क्षेत्रीय राज्यों में बढ़ गया। एक केंद्रीय शक्ति की कमी थी। उत्तर भारत में तो सत्ता के लिए एक लंबा त्रिपक्षीय संघर्ष चला। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये क्या था?
सुनने में बड़ा जगह रखता है, पर असल में ये तीन बड़ी ताकतों गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज शहर पर कब्जे की लड़ाई थी। अच्छा, कन्नौज के लिए। हाँ, कन्नौज उस वक्त दिल्ली जैसा सत्ता का केंद्र था और उस पर कब्जा करना मतलब अपनी धाक जमाना। ये लड़ाई करीब 200 साल चली। 200 साल, मतलब कई पीढ़ियों तक सिर्फ एक शहर के लिए लड़ते रहे। और इसी उथल पुथल के बीच भारत में इस्लाम का आगमन भी हुआ। हाँ, इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरबों की विजय से हुई। पहले ये व्यापार और छोटे-मोटे हमलों के जरिए मौजूद था, लेकिन अब ये एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा था। और आगे चलकर इसी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी है। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत, ये नाम तो बहुत सुना है, पर ये सिर्फ एक और राजवंश तो नहीं था। इसने तो उत्तर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ही बदल दिया। ये था क्या असल में? तो 1206 से शुरू होकर दिल्ली सल्तनत तुर्की और अफगान मूल के 5 अलग-अलग राजवंशों की एक श्रृंखला थी। 5? हाँ, 5। और उन्होंने लगभग 300 सालों तक उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और उन्होंने प्रशासन के नए तरीके शुरू किए, जैसे इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी वो क्या होता है? ये तनख्वाह देने का एक अनोखा तरीका था। सुल्तान अपने अफसरों को कैश की जगह जमीन का एक टुकड़ा देते थे। अच्छा। अफसर उस जमीन से टैक्स वसूलते, अपना खर्चा निकालते, अपनी सेना रखते और बचा हुआ पैसा सुल्तान को देते थे। वाह, ये तो एक ही साथ प्रशासन, सेना और टैक्स कलेक्शन सबका सिस्टम था। बिल्कुल। ये तो बड़ी दिलचस्प व्यवस्था है। लेकिन ये सब तो उत्तर भारत की कहानी हुई। क्या पूरा भारत दिल्ली से ही चल रहा था? उस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जानना बहुत जरूरी है। जब उत्तर में ये सल्तनतें बन बिगड़ रही थीं, तब दक्षिण में एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहां चोल साम्राज्य समंदर पर राज कर रहा था। उनकी ताकत जमीन पर नहीं, बल्कि उनकी नौसेना और समुद्री व्यापार में थी। मतलब एक नेवी पावर। एक बहुत बड़ी नेवी पावर। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया यानी आज के इंडोनेशिया और मलेशिया तक अपना प्रभाव फैलाया। तो एक ही समय में भारत में 2 अलग-अलग तरह की महाशक्तियां थी। एक जमीनी और दूसरी समुद्री। वाह, मतलब एक ही वक्त में 2 भारत एक साथ मौजूद थे। और सांस्कृतिक रूप से भी क्या कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे इस मध्यकाल में? हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसी मध्यकालीन दौर में भारत में बौद्ध धर्म का लगभग पतन हो गया। अच्छा, ये इसी दौर में हुआ? हाँ, और वहीं दूसरी ओर भक्ति आंदोलन जैसे सुधारों के साथ आधुनिक हिंदू धर्म मजबूत हुआ। भक्ति आंदोलन ने सीधे ईश्वर से प्रेम का रास्ता दिखाया, जो जाति-पाति और कर्मकांडों से ऊपर था। तो सदियों की इस उथल-पुथल और क्षेत्रीय लड़ाइयों के बाद क्या कोई ऐसी ताकत थी जो भारत को फिर से एक कर सके? यहीं से शायद हमारे आधुनिक काल की शुरुआत होती है। बिल्कुल, और वो ताकत थे मुगल। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अपने चरम पर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे सोर्स के मुताबिक आधुनिक काल की शुरुआत किसी यूरोपीय शक्ति से नहीं बल्कि मुगलों से होती है। सही कहा। ये उस आम धारणा को चुनौती देता है कि आधुनिकता पश्चिम से आई। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मुगलों को हम ताजमहल जैसी शानदार इमारतों के लिए जानते हैं, पर उनके शासन का तरीका कैसा था? उनका प्रशासन बहुत ही परिष्कृत और केंद्रीकृत था, जिसे मनसबदारी प्रणाली कहा जाता था। मनसबदारी? हाँ, इसे आप एक तरह का सिविल और मिलिट्री रैंकिंग सिस्टम समझ सकते हैं। हर अधिकारी को एक मनसब या रैंक दिया जाता था और उसी के हिसाब से उसे वेतन और सैनिक रखने होते थे। इससे बादशाह का पूरे साम्राज्य पर सीधा नियंत्रण रहता था। मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। बहुत ज्यादा। और ताजमहल वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये उस वक्त की मुगल इंजीनियरिंग और दौलत का एक पावर स्टेटमेंट था। सोचिए, उस जमाने में 20,000 लोगों को 20 साल तक काम पे लगाना। ये आज के किसी मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं था। बिल्कुल। लेकिन इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? और एक विदेशी व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता पर काबिज कैसे हो गए? ये अचानक नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के बाद मुगलों के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई और कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। हाँ, और इसी राजनीतिक बिखराव का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो पहले सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, धीरे धीरे सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। मतलब व्यापार करने आए थे और राजा बन बैठे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और एक एक कर भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 1857 का विद्रोह एक बड़ी बगावत थी, लेकिन उसके कुचले जाने के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश राज,
इस औपनिवेशिक काल का भारत पर क्या असर पड़ा? ये एक बड़ा जटिल सवाल लगता है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। इसके दो पहलू थे और दोनों ही बहुत गहरे थे। एक तरफ बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण था। भारत के संसाधनों को ब्रिटेन भेजा गया और यहाँ के उद्योगों को खत्म कर दिया गया। और दूसरी तरफ? तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, रेलवे और एक आधुनिक नौकरशाही की शुरुआत की। अनजाने में ही सही, इन चीजों ने पूरे भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा और एक एकीकृत भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। मतलब एक तमिल व्यक्ति और एक बंगाली व्यक्ति पहली बार महसूस कर रहे थे कि वो एक ही राष्ट्र का हिस्सा है। बिल्कुल, और इसी राष्ट्रवाद ने अंततः स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ, महात्मा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में दशकों तक एक अनोखा अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन चला, जिसके दम पर 1947 में हमें आजादी मिली। लेकिन ये एक बिटर स्वीट विक्ट्री थी, है ना? क्योंकि इसके साथ ही विभाजन का गहरा घाव भी था। हाँ, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में विभाजन, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। उस त्रासदी के बावजूद भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या इतिहास को इन 3 साफ सुथरे बक्सों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटना सही है? क्या इतिहास इतना सरल होता है? ये एक उपयोगी शुरुआती बिंदु है, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि इतिहास बहुत ज्यादा तरल और जटिल है। ये युग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बदलाव अचानक नहीं हुए। सीमाएं धुंधली हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे हमने बात की कि जब हम उत्तर भारत में इस्लामी सल्तनतों को मध्यकाल का प्रतीक मान रहे थे, उसी समय दक्षिण में विजयनगर जैसा एक शक्तिशाली और समृद्ध हिंदू साम्राज्य फल फूल रहा था। सही कहा, दोनों दुनिया एक साथ मौजूद थीं। इसलिए एक पूरी और संतुलित तस्वीर पाने के लिए हमें इन अवधियों में कुछ ऐसे धागों को भी देखना चाहिए जो लगातार चलते रहे। जैसे विज्ञान में भारत का योगदान। ये सिंधु घाटी की शहरी योजना से लेकर गुप्त काल के शून्य और आधुनिक काल के अंतरिक्ष कार्यक्रम तक फैला है। या फिर सामाजिक संरचनाओं का विकास, जैसे जाति व्यवस्था, जो वैदिक काल से शुरू होकर आज भी एक जटिल सामाजिक सच्चाई है। और विदेशी संपर्क भी, जो हमेशा से भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, चाहे वो व्यापार हो, आक्रमण हो या फिर विचारों का आदान प्रदान। सही बात है, भारत कभी भी दुनिया से कटा हुआ नहीं रहा। तो ये थी भारतीय इतिहास के 3 महान युगों की एक तेज लेकिन गहरी यात्रा। प्राचीन सभ्यताओं और साम्राज्यों से लेकर मध्यकालीन राज्यों के संघर्ष और सांस्कृतिक संगम के माध्यम से, और अंत में एक आधुनिक राष्ट्र के जन्म तक। ये वास्तव में निरंतरता और परिवर्तन की एक कहानी है। हर युग ने पिछले युग की विरासत पर कुछ नया बनाया, चाहे वो विचार हो, तकनीक हो या सामाजिक संरचनाएं। और इसी प्रक्रिया से आज का जटिल और विविध भारत बना है। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में भारत के व्यापार, प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लंबे इतिहास का उल्लेख है। आज के वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि अतीत की कौन सी विरासत हम पर सबसे ज्यादा हावी है। क्या वो साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानी है, या फिर संस्कृतियों और विचारों के शांतिपूर्ण और कभी-कभी हिंसक आदान प्रदान की? मतलब भारत की मूल पहचान एक विजेता की है या एक संगम की, एक ऐसे मेल्टिंग पॉट की जहां हमेशा से सब कुछ आकर मिलता रहा है?